तो बिहार के दंगल में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने कहा कि आज पहले दौर का जो चुनाव प्रचार है वो अब से थोड़ी देर में थम जाएगा, लेकिन चुनावी रंग जो है बिहार में तेजी से पकड़ रहा है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता, राज्यसभा के सांसद मनोज झा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज झा जी, आपने वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल, सबसे ऑब्वियस सवाल, सब यही जानना चाहता है कि 10 लाख रोजगार नौकरियां कहां से देंगे आप? देखिए मनोरंजन जी, एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारे घोषणा पत्र को लोग पढ़ लें। हमने हवाई वादे नहीं किए। हमारा 10 लाख 2 करोड़ से बिल्कुल अलग है। जैसा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने स्वयं कहा, अगर सपने हसीन सिर्फ दिखाने होते चुनाव के लिए तो हम 50 लाख भी 1 करोड़ भी कह सकते थे। 4.5 लाख मनोरंजन जी तमाम विभागों में उपलब्ध रिक्तियां हैं। मेरी बात समझिए, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से। और अगर आप राष्ट्रीय औसत पे, जैसे पुलिस बल को ले जाना चाहते हैं, नर्सेस को ले जाना चाहते हैं, टीचर स्टूडेंट रेशियो को ले जाना चाहते हैं, पंचायत सेवकों को ले जाना चाहते हैं, और अन्य वेलफेयर कंपोनेंट, जीविका, आशा कर्मी, रसोईया, तो मेरा मानना है कि ये 5.5 लाख से थोड़ा ज्यादा ही है। और ये हम विशुद्ध सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं। हम वैसी कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं जो संभवतः कृषि में आधुनिकीकरण के बाद या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हमारा ख्वाब है उसके बाद आएगा। तो जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, मूलतः वो बिहार के चरित्र को नहीं समझ पा रहे हैं और हम पे डाउट करके बिहार के युवाओं के स्वाभाविक सरोकार का अपमान कर रहे हैं। मैं समझता हूं ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। जो मौजूदा वित्त मंत्री हैं अभी, सुशील मोदी जी, उन्होंने कहा कि इतना तो पैसा ही नहीं है। उन्होंने पूरे आंकड़े बताए कि कितना लाख रुपया चाहिए और उतना तो पैसा है नहीं। तो क्या शराबबंदी खत्म करेंगे? थैंक यू वेरी मच मनोरंजन जी। आपने बताया कि वो वित्त मंत्री हैं बिहार के। उनके बयानों से लगता नहीं है वित्त मंत्री हैं। उनके बयानों से तो लगता है उनका महकमा लालू जी और उनका परिवार है। बहरहाल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, 60% के बाद टोटल जो आउटले है, एलोकेशंस है, वो रिटर्न हो जा रहे हैं। आप वहां से एक आंकड़ा लीजिए। और एक सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है, रिवेन्यू जनरेशन भी होती है। और रिवेन्यू जनरेशन के लिए, राजस्व को के सबलीकरण के लिए, उसका विस्तारीकरण करने के लिए, मुआफी के साथ कहता हूं, नीतीश जी की सरकार, जिसके नायब रहे हैं सुशील मोदी जी, उप मुखिया, उन्होंने अब तक धेले भर का काम नहीं किया। ये फर्क है। हमारे पास ब्लूप्रिंट है और बिहार के लोगों ने इस ब्लूप्रिंट पर भरोसा कर लिया है। 10 नवंबर, मैं बता रहा हूं, टाइमलाइन के हिसाब से सारी चीजें होंगी और तब संभवतः ये लोग शायद कहें कि ऐसा हमने अब तक क्यों नहीं सोचा। क्या प्रोहिबिशन जो है उसको खत्म करेंगे? 5,000 करोड़ 4,000 करोड़ रेवेन्यू वहां से मिलेगा आपको? नहीं, आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे लिए रेवेन्यू जनरेशन की अलग चीजें हैं। जैसे आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाते हैं या एग्रो बेस्ड और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रेवेन्यू वहां से आता है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं, मद्य निषेध को लेकर के हम कमिटेड हैं। बिहार की एक बड़ी आबादी उससे प्रभावित हुई थी। हम उस दौर में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये जो गरीब गुरबा जेल में बंद किए गए हैं मद्य निषेध के नाम पर, ये जो एक लिकर माफिया का जन्म हुआ है, जो सरकारी संरक्षण में घर घर लिकर की डिलीवरी कर रहा है, वो जो महिलाएं पहले देखती थी पति बाहर जा रहे हैं, अब वो देख रहे हैं पति या घर का कोई बड़ा वो घर के अंदर शराब पी रहा है। हम इस लिकर सिंडिकेट को, इस माफियागिरी को खत्म कर देंगे, अमूल चूल इसका नष्ट कर देंगे इसे। क्योंकि ये जो है दुनिया में कहीं भी ये सक्सेसफुल नहीं रहा। एक पैरेलल इकोनॉमी बिहार में खड़ी हो गई है शराब की तस्करी की वजह से। देखिए, मैं आपसे सहमत हूं, दुनिया में बहुत मुश्किलात हुई है, लेकिन जब हमारे संविधान सभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी प्रोहिबिशन की बात हुई थी। इसमें एक समेकित दृष्टिकोण से राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेना होगा। मसलन बिहार में प्रोहिबिशन है, झारखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो ये पोरस बॉर्डर जहां होता है, जहां उन सारी चीजों के लिए केंद्रीय स्तर पर राज्यों के साथ बैठ करके एक सम्यक दृष्टि से विचार करना होगा, ताकि प्रोहिबिशन सक्सेसफुल हो और गरीब गुरबा प्रोहिबिशन के नाम पर जेल में ना रहे और एक माफिया सिंडिकेट का जन्म ना हो, जो आज बिहार में इतना फल फूल गया है सरकारी संरक्षण में। एक सवाल ये भी है, ये जो भीड़ आ रही है इसको लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या ये भीड़ बुलाई तो नहीं जाती है जनरली बिहार के चुनाव में? तो क्या आपको लगता है तेजस्वी का एक कनेक्ट हो गया है क्या जनता से?
देखिए, मैं एक बात कहता हूं, ये जो लोग, कुछ लोग तो इतनी हास्यास्पद बात कर रहे थे कि हेलीकॉप्टर देखने भीड़ आ रही है। साहब, हमारा तो बहुत बेसिक लेवल का हेलीकॉप्टर है, छोटा सा। ये जो हवाई जहाज की शक्ल वाले हेलीकॉप्टर है, उसको देखने लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? दूसरी चीज, भीड़ कह करके मैं इसको कमतर नहीं करूंगा। ये एक ऐसा समूह आ रहा है सुनने को, जो अपने नेता के साथ, उन मुद्दों के साथ सीधे तौर पे कनेक्ट कर रहा है। ये इंटरैक्टिव भीड़ है, ये पैसिव भीड़ नहीं है, ये एक्टिव इंगेज्ड भीड़ है। इसलिए मैं इसको भीड़ कहने से बचता हूं। ये इंसानों का समूह है जो बदलाव चाह रहा है। देखिए, किसी से भी आप बात करिए, जो रिजिड कास्ट अरिथमेटिक में दिल्ली के स्टूडियो में लोग बैठ के देखते हैं ना, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट वो, मैं उन सबको कहता हूं कि 10 नवंबर को उस रिजिड कास्ट फ्रेम को आप टूटता हुआ देखेंगे, बिखरता हुआ देखेंगे। बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए लोग नई चीज सुनना चाहते हैं, नई चीज देखना चाहते हैं। इसलिए जो भी बीजेपी के लोग भी बाहर से आकर के आसमानी चीजें अल्ल बल्ल बोल रहे हैं, वो बिहार स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन जो यादव परिवार के साथ जो एक जुड़ा हुआ है गवर्नेंस को लेकर के, जिसको जंगल राज, हालांकि मैं इस टर्म में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन एक जुड़ा हुआ एक टैग है जो कि अच्छा नहीं है। क्या उस बॉगी के साथ तेजस्वी को जाना पड़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूं, ये जंगल राज, जिन लोगों ने ये उपमा दी, प्रतीक का इस्तेमाल किया और अलग अलग जगहों से, उनकी एक पृष्ठभूमि है, मैं नहीं जाना चाहता। वो कौन से लोग हैं जो हकीकत देख करके भी हकीकत जुटलाना चाहते हैं, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक 2-3 चीजें स्पष्ट कहूं। जंगल राज तथा कथित दौर में आपको बताऊं कि जो भी नियुक्तियां हुई, पारदर्शी हुई, उंगली नहीं उठी। शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी से हुई, नीतीश जी की तरह नहीं। शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा के पूरे आयाम को खत्म कर दिया। अब आइए, उस जंगल राज में तथाकथित बच्चियों के साथ वो व्यवहार नहीं हुआ कभी जो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में हुआ। कैसे ये लोग आईना देख पाते? उन पीड़ित बच्चियों के बारे में नहीं सोच पाते? अभी आप देखिए, बिहार में मैं तो कहता हूं, बाकी बात छोड़िए, एनसीआरबी का डेटा उस पेज का भी लीजिए, इस पेज का भी लीजिए। ये जो कहानियां बुन रहे हैं ना, पहली बार देख रहा हूं इतिहास में। 15 वर्ष पहले हमारी सरकार थी, उसके बाद हमें मतदाताओं ने खारिज किया। उसके 30वें वर्ष में तेजस्वी जी एक क्लीन स्लेट लेके आ रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, उनके नायब साहब सुशील मोदी जी के पास कुछ कहने को नहीं है। वो 15 वर्ष पीछे जा रहे हैं। क्या बिहार के अवाम पलायन के दौरान अपनी पीड़ा के बारे में सवाल ना पूछे? युवा रोजगार के लिए ना पूछे? संविदा कर्मी, संविदा नाम की चीज खत्म करने को ना कहे? समान काम के समान वेतन की बात ना हो? जीविका, आशा कर्मी, रसोईया, तमाम जो वेलफेयर कंपोनेंट को ढोने वाले लोग हैं, क्या वो अपनी जीवन की बेहतरी के लिए बात ना करें? क्या पुरानी पेंशन लाने के लिए बात ना करें? ये तमाम सवाल है जिस पर वो चुप है। 15 वर्ष पहले की बात कहते हैं। आइए, आपको अपने बारे में पहले बताइए। एक युवा क्लीन स्लेट लेके आपके सामने है, कह रहा है कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। आप देखिए, चाहे सवर्ण जाति के लोग हों, दलित हों, पिछड़े हों, अत्यंत पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, पूरी की पूरी कौम, पूरे की पूरी जाति समूह इन प्रश्नों के साथ खड़ी है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, ये व्यक्ति उन मुद्दों को लेके आ रहा है जिस मुद्दे से गरीब की थाली तय होती है। चलिए, एक अंतिम का सवाल है। 10 लाख नौकरियां आप अभी भी कायम है? दोबारा पूछ रहा हूं, मेरा अंतिम सवाल है। देखिए, 10 लाख नौकरियों पे मैं कायम नहीं हूं। मेरे नेता तेजस्वी यादव और पूरे बिहार की जनता के बीच में एक अनुबंध हो गया है, एक एफिडेविट साइन हो गया है, और हर व्यक्ति को पता है ये करार, ये अनुबंध 10 नवंबर से लेकर के चंद दिनों के अंदर जमीन पे उतर जाएगा प्रक्रिया की शक्ल में। तो 10 नवंबर को लालू जी भी छूट रहे हैं शायद? वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उनकी बेल कब मिलेगा, लेकिन जो तमाम प्रावधान है वो पूरे करते हैं। उम्मीद है कि न्याय की मूर्ति इस ओर ध्यान देगी। चलिए मनोज झा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद।